सबको शुभ प्रभात। जो आज की हम कविता करेंगे उसका नाम है 15 अगस्त और इसके जो कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। गिरिजा कुमार माथुर जी बेटा इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ में इन्होंने रेडियो जॉकी के बरतवा भी काम किया है। उन्होंने ये एक अच्छे लेखक समीक्षक के रूप में भी हमारे समक्ष आते हैं और जो इन्होंने यहाँ कविता 15 अगस्त हमें हमारे समक्ष बताई है या हमें जो बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्होंने कहा है यहाँ की देश तो हमारा आज़ाद हो गया है, लेकिन पहरुए जो पहरा करने वाले लोग हैं जो देश के हमारे अगल बगल में हैं, वैसे जो हमारे लोग हैं उनको कहते हैं वो कि भैया अभी भी दुश्मन हमारे सीमा के बाहर, मतलब जैसे अभी सामने दिख रही है ये सीमा है। जैसे यहाँ मैं एक आपको उदाहरण दूंगा, ये सीमा है और ये भारत है और ये भारत के बाहर का दुश्मन है। तो यहाँ कवि वही कहते हैं कि हे पहरुए कि भारत का जो दुश्मन है आज भी क्या है कि हमारे भारत के बाहर खड़ा है। तो आप गफलित ना रहो कि ये मत सोचो कि सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, ख़त्म हो गई, दुश्मन आज भी वहाँ खड़ा है। जैसे ही क्या उन्होंने एक उदाहरण दिया है, जिस प्रकार दीपक जब जलता है तो जितनी भी ज़ोर से भी हवा आए या कुछ भी हो, दीपक क्या होता है, उसकी दीपक की लौ ऐसे हिलती रहती है, लेकिन दीपक जलने की कोशिश ज़रूर करता है। उसी प्रकार क्या करना कि आप बिना डरे निडर क्या करना, देश की सेवा करना। मतलब उन्होंने देश के जो सैनिक है उनकी क्या दुविधा है या उनके ऊपर क्या बीतती है, उसी का उन्होंने अच्छा सुंदर चित्रण किया है। अब हम देखते हैं कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि परिचय। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा झांसी में तथा स्नातकोत्तर शिक्षा लखनऊ में हुई। आपके ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ में सेवा प्रदान की। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचनाधिकारी का पदभार भी संभाला। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित होने के कारण प्रत्येक भारतीय के मन में जोश भर देता है। माथुर जी की मृत्यु 1994 में हुई। प्रमुख कृतियाँ मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त में हूँ सामने। काव्य प्रकार। यह गीत विधा है जिसमें एक मुखड़ा हो और 2 या 3 अंतरे होते हैं। इसमें परंपरागत भावबोध तथा शिल्य प्रस्तुत किया जाता है। कवि अपने कथ्य की अभिव्यक्ति हेतु प्रतीकों, बिंबों, प्रतीक मतलब एग्जाम्पल्स, तथा उपमानों को लेकर जीवन में लेकर उनका प्रयोग करता है। तार सप्तका में कवियों की अज्ञे, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमिन चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। काव्य परिचय। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्त का उल्लास देश में चारों ओर छलक रहा है। इस नव उल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है। यानी कवि क्या कहते हैं कि भैया देश तो हमारा आज़ाद हो गया है, देशवासी ये क्या कर रहे हैं कि भैया आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं सैनिकों को कहते हैं कि भैया सैनिक आप गफलित नहीं रहना, दुश्मन आज भी क्या है हमारी सीमा के बाहर अपना सर उठाकर खड़ा है। जैसे ही आप कुछ छोड़ दोगे वैसे ही क्या करेगा, अपना वो सर उठाकर अपनी सीमा में घुस पे, जैसे कि अब हम देखेंगे चाइना है या कैसे देखेंगे धीरे धीरे कैसे कर रहे हैं वो लोग हमारी सीमाओं में घुसपैठी कर रहे हैं और वो आए जा रहे हैं। तो वही वो कहते हैं कि घुसपैठियों को आपको क्या करना है, दूर भगाना है। फिर वो क्या कहते हैं, सजग और जागरूक रहने का आह्वान करते हैं। समस्त भारतवासियों तथा वासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आँच ना आए पाए, क्योंकि दुखों की काली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है। जब शोषित, पीड़ित और मृत प्रयास समाज का पुनरुत्थान होगा
तभी सही इस मायने में भारत आज़ाद हो कहलाएगा। यानी यहाँ कवि क्या कहते हैं कि भारत आज़ाद, दुश्मनों से तो आज़ाद हो गया है, लेकिन भारत सही में आज़ाद कब होगा? जिस दिन हमारे समाज में ऊंच नीच का भेदभाव ख़त्म हो जाएगा, जितने क्या हमारी पिछड़ी जातियाँ, पिछड़े लोग हैं, उनका उद्धार होगा। उस दिन क्या होगा? हमारा समाज आज़ाद हो जाएगा। उसके पहले हमारा समाज आज़ाद बिल्कुल नहीं होगा। यानी यहाँ कवि कहते हैं कि भैया ये सारी जो चीज़ें हैं, आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि भैया आप कुछ भी कर सकते हो। आज़ादी का मतलब कुछ और होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के रूप में मैं आपको कहूँ, यदि मैं कहूँ कि मैं आज़ाद हो गया हूँ, मैं आपको कहूँ कि भैया मैं आज़ाद हो गया हूँ, लेकिन मैं आज़ाद कब होऊंगा? कब आज़ाद होऊंगा मैं? कि भैया जिस फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी आज़ादी क्या है कि बाबा आपके सामने हाथ पैर में ऐसे हिला सकता हूँ, लेकिन मेरा घूंसा आपके नाक तक आ सकता है क्या? मैं आज़ाद हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों को तकलीफ़ दूँ। मैं लोगों को तकलीफ़ नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आज़ादी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास तक है। लेकिन क्या कहते हैं यहाँ, भारतवासी क्या हो गए? भारत देश तो क्या हो गया है? आज़ाद हो गया है, लेकिन जो हमारे जो आंतरिक जो हमारे भेदभाव चल रहे हैं, उच्च नीच चल रहा है, जो बाकी चीज़ें चलती हैं, उससे सचमुच हम आज़ाद हैं क्या? हर कोई हर एक को क्या करना है? दबाना चाहता है। यानी जो शक्तिशाली है अपने कमज़ोर आदमी को क्या करना चाहता है? वो दबाकर अपने अधीन रखना चाहता है, अपने अंडर रखना चाहता है। ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। अब हम देखते हैं कविता में कवि ने क्या कहा है। आज जीत की रात है पहरुए, सावधान पहरुए, पहरुए मतलब पहरा देने वाला। सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक के समान रहना। कवि कहते हैं कि आज हमारा देश आज़ाद हो चुका है, इसकी आज़ादी का क्या कर रहे हैं? हम पर्व मना रहे हैं। लेकिन कवि क्या कहता है कि मेरे देशवासियों, कि आप आज़ादी का पर्व तो आप मना रहे हो, लेकिन आप उस अचल दीपक की समान क्या करना? आप हमेशा कि विद्यमान रहना, कभी भी क्या डर कर क्या करना? आपकी आंचल जो क्या जिस प्रकार दीपक क्या कि दीपक की लौ जलती है, उस प्रकार आप क्या सावधान रहना, बिना डरे क्या करना? आप आगे बढ़ते रहना। मतलब आज़ाद तो हो गए हो, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप खा पी के सोते रहो। दुश्मन कभी भी आकर आप पर धावा बोल सकता है। इसके लिए आपने क्या करना चाहिए? आपने अपने हिसाब से क्या होना चाहिए? हमेशा खड़े रहना चाहिए। इसलिए आपने हमेशा खड़े रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की चिंता ना करते हुए आपने आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं हम, कवि क्या कहना चाहता है। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठ आई है पहली रतन की हिलोर। यानी कवि कहते हैं कि भैया देश तो आज़ाद हो चुका है। कहते देखो प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, मतलब कि भैया अब देश आज़ाद तो हो गया है दुश्मनों से, लेकिन आज हमारे जो आंतरिक दुश्मन जो हैं, हमारे यहाँ जातीयवाद चलता है, प्रांतीयवाद चलता है, एक दूसरे को नोचने का काम चलता है। इससे जो हमारा प्रथम चरण है, इससे बिना डरे हुए, बिना भेदभाव किए हुए क्या करना है? आपको हर एक को क्या करना है? आपको समान मौका देना है। फिर नेक्स्ट पंक्ति में क्या कहते हैं? इस जन मंथन से उठ आई पहली रतन की हिलोर। जन मंथन, जन मतलब लोग, मंथन करना मतलब उसको जैसे कहते हैं कि हमारे हिंदुओं के हिसाब से जब मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से अमृत, जहर इत्यादि चीज़ें निकली थी। मंथन का मतलब होता है जैसे हम मक्खन निकालते हैं, तो उदाहरण के तौर पर जैसे देखो अभी ये है, मक्खन निकालने के लिए हम ऐसा 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 करते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं? मंथन कहते हैं। ठीक है, यानी किसी चीज़ को मतना, गोल गोल घुमा घुमा कर घूमने के बाद जो चीज़ बाहर आती है, जैसे दही को हम मत्ते हैं, दही को हम मत्ते हैं तो क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। फिर मक्खन से क्या बनता है? घी बनता है। वैसे ही कहते हैं कि भैया देश तो हमारा आज़ाद हो गया है, लेकिन देश में जो हमारे गुणी और समझदार लोग हैं, उसमें से क्या करो? नए रतन बनाओ और नई समाज की रचना करो। पहली रतन की हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्त डोर। अभी शेष है मुक्त होना जीवन डोर। यानी कहते हैं कि यहाँ से अंग्रेज़ तो चले गए हैं, लेकिन हम पूरी तरह से अपने सामाजिक और भेदभाव से, अपने मन के द्वेष से अभी तक हम आज़ाद नहीं हुए हैं। हर कोई कहता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि आप उससे आगे बढ़ो। बहुत लोग ऐसे होते हैं कहते हैं कि आपको मैंने समस्या से बचाया, लेकिन वही लोग होते हैं जो समस्या क्रिएट करते हैं।
समस्या पहले वही बनाएंगे आपके लिए और फिर आपको बचाने का ड्रामा करेंगे और आपकी नज़र में क्या बन जाते हैं, वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। लेकिन हम देखेंगे तो वो अच्छे होते नहीं हैं, सिर्फ वो अच्छे बनने का क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। तो वही कहते हैं, परी रतन की हिल्लोर अभी शेष है पूरी होना जीवन की मुक्त डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई है दुख की विगत सावली कोर, ले युग की पतवार बने अबुबदी महान रहना पहुरे सावधान रहना। फिर क्या कहते हैं, अभी शेष पूरी होना है जीवन मुक्त की डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई है दुख की विगत सावली कोर। मतलब जो पहले हमारे देश में भेदभाव इत्यादि चीज़ों का क्या था, भेदभाव, दुख था, अभी तक वो दुख क्या हो गया है, अभी तक पूर्ण रूप से हट नहीं पाया है। अभी भी वो दुख कायम है। लोग आज भी क्या कर रहे हैं, भेदभाव के चक्कर में पड़े हुए हैं। इन भेदभाव को दूर करना या उचित रूप से आगे बढ़ना ये मुमकिन नहीं है कि वो कर पाए। तो यहाँ कवि वही कहते हैं कि जो विगत यानी जो पिछले जन्मों में, पिछले युग में जो ब्रिटिश जब थे यहाँ, जो उन्होंने जो कालखंड किए हुए, वो अभी तक क्या हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक वो बाकी है। इससे अभी पूरी तरह से हम आज़ाद नहीं है। तो कहते हैं कि पहरुए सावधान रहना, कहते बने अब बंधु बुद्धि महान रहना पहरुए सावधान रहना। विशक शुक्लाएँ टूटी हैं खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभजन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं। कहते हैं विषम श्रृंखलाएँ टूटी हैं खुली समस्त दिशाएं, मतलब कि हम आज़ाद तो हो गए हैं पहले के, लेकिन विषम जो चीज़ें तो टूटी हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से हम आज़ाद नहीं हैं, अभी हमारी आज़ादी बाकी है। आज प्रभजन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं, मतलब रीति रिवाज जितने भी क्या युग रीति रिवाज हैं, आज भी हम बुरी तरह से उन रीति रिवाजों में बंधे हुए हैं। अभी तक हम उन रीति रिवाजों से पूरी तरह से हटे नहीं है। तो हम आज़ाद कहाँ से हुए, सिर्फ हम आज़ादी का ढोंग करते हैं। कोई नहीं चाहता है कि कोई भी आज़ाद हो। हम एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं, अपने अधीनपत्य में रखना चाहते हैं। ये सिमटी सीमाएं, कवि ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि आज हम आज़ाद तो हुए हैं, लेकिन आज हमने एक दूसरे के इसमें सीमाएं बना दी है। आप दिख रहा है जैसे अभी ये मैं पाइप रख रहा हूँ कि ये कोई सीमा बन गई है, बराबर है, ये सीमा है। मतलब इस सीमा से फॉर एग्जांपल हम आज़ाद तो हुए हैं, लेकिन हम भारत की सीमाओं में घूम सकते हैं, दूसरी की सीमाओं में जा सकते हैं क्या, हम दूसरी की सीमाओं में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम आज़ाद तो हुए हैं। हम आज़ाद सिर्फ और सिर्फ अपने लिए हुए हैं, हम दूसरों के लिए अभी आज़ाद नहीं हुए हैं, हम दूसरे की सीमाओं में नहीं जा सकते हैं। कहते युग बंदिनी प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई है सिमटी सीमाएं, मतलब हमारी जो सीमाएं हैं, सचमुच हम आज़ाद हैं क्या आज, बिल्कुल आज़ाद नहीं है, हम दूसरे की सीमाओं में नहीं जा सकते हैं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना पहरुए सावधान रहना। कहते हैं कि आज पुराने सिंहासन की टूट रही हैं प्रतिमाएं, मतलब जब भारत देश, मैं सोचूं तो भारत देश कभी आज़ादी नहीं था। जब यहाँ अंग्रेज़ आए तो उन्होंने हम पे राज किया, अंग्रेज़ आने के पहले हमारे अय्याशी राजाओं ने हम पे राज किया। वो अय्याशी थे, सिर्फ मज़ा मारते थे और सामान्य जनता को वो क्या कर, उनका खून चूसते थे। आज भी हम बात करें तो आज भी क्या हम आज़ाद हैं क्या, आज नोटंकी चल रही है, पॉलिटिक्स चल रहा है, भेदभाव बढ़ा रही है, ये बीमारी बढ़ रही है, वो बीमारी बढ़ रही है, आपको नहीं लगता ये आज़ादी है क्या? मतलब तब भी हम क्या थे कि बाबा हम आज़ाद नहीं थे, ब्रिटिश के बाद भी हम आज़ाद नहीं हुए और आज भी हम आज़ाद नहीं हैं, आज़ाद बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आज़ादी का हम ढोंग करते हैं। वही कहते हैं कि ये बंधी हुई सीमाएं सचमुच हमें आज़ाद रख सकती हैं क्या, ये प्रश्न चिन्ह है बहुत बड़ा। टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंदु तो तुम दीप्तिमान रहना पहरुए सावधान रहना। अब यहाँ उन्होंने इंदु का मतलब बेटा एक चंद्रमा भी होता है, और यहाँ एक इंदु का मतलब है बेटा इंदिरा गांधी जो थी हमारी पहली प्राइम मिनिस्टर लेडीज़, उनको भी क्या कहा जाता है, इंदु कहा जाता था। कहते हैं कि उनकी तरह आप क्या कहना, शक्तिमान रहना, कितनी भी समस्या आए तो भी बिना डरे आप क्या कहना, आगे आप बढ़ते रहना, बिना डरे आगे बढ़ते रहना, इंदु चंद्रमा की तरह तुम चमकते रहना और बिना डरे आप आगे बढ़ते रहना।
इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहुरवे तुम सावधान रहना। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। ऊंची हुई मशाल हमारी। अब बेटा यहाँ मशाल मतलब जब रास्ता अंधेरा होता है तो हम जो आग लगा के चलते हैं, तो यहाँ रास्ता क्या है कि हमारी ज़िंदगी में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, भेदभाव हैं, उस भेदभाव को क्या करो, दूर करो और ज्ञान की मशाल जलाकर आगे बढ़ते रहो। और जब ज्ञान की मशाल भेदभाव दूर करोगे, प्रांतीयवाद, जातीयवाद और आप भाषावाद को दूर करोगे, तब जाकर क्या होगा, आप पूरी तरह से आज़ाद होंगे। आगे कठिन डगर है। आगे कौन सी डगर है? कठिन डगर है। इस डगर को क्या करना आप आगे। आप बेटा यहाँ कौन सी डगर है? डगर इन द सेंस क्या है कि बाबा आपकी ये ज़िंदगी जो चल रही है, आपकी ज़िंदगी चल रही है, इसमें बहुत सारी क्या अलग अलग क्या आती हैं, आपकी प्रतिबंधियाँ आती, सीमाएं आती हैं। इन सीमाओं को दूर करने के लिए आप अपने ज्ञान रूपी क्या करो, विद्या को जलाओ। इससे क्या होगा, आपको ज्ञान मिलेगा और आपको क्या होगा, आपका अधिकार दूर होगा। शत्रु हट गया है लेकिन उसकी छाओं का डर है। शत्रु तो हट गया है। यहाँ अच्छा उदाहरण है चीन। शत्रु ने क्या हो गया, हमसे दूर है, लेकिन हमारी सीमाओं के क्या हुआ, उसकी छाया कभी भी क्या करे, हम पर हावी है कि जब चांस मिले और क्या करे, हम तुरंत भारत को क्या करें, अपने अधीन कर ले। मतलब हम आज़ाद तो हुए, लेकिन दुश्मन ने चारों बगल से हमको घेर के रखा है कि जब इनकी क्या सेनाएं ठंडी पड़ी तो इनको हम दबोचे। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमज़ोर हमारा घर है। शोषण से मृत है हमारा समाज। उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं, वो रीति रिवाज जो चल रही हैं, हमारी सामाजिक परंपराएं, अब वो क्या कहते हैं कि शोषण से, मतलब आज हमारे यहाँ ऊंच नीच, भेदभाव, जातीय प्रथाएं, जातीय भेद भी कहते हैं कि दहेज प्रथा, बहुत सारी जो हमारी अलग अलग कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों से हम क्या हो रहा है, हमारा समाज पूरी तरह से विध्वंस हो रहा है। लेकिन उस विध्वंसी से हम क्या हारेंगे नहीं। कमज़ोर हमारा घर है। अब हमारा घर कमज़ोर है मतलब क्या है कि हमारा भारत देश कमज़ोर है। क्यों? कि हमने अपने परंपरा, हमारी जो सामाजिक परंपरा कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों में धर्म के नाम पर हम बटे हुए हैं। पूरा दुनिया जानता है कि भारत में कुछ भी कर लो, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भगवान हैं, कभी वो एक में नहीं बन सकते हैं। उनको क्या करना है, आपको तोड़ना है। तो क्या करो, आप सबसे पहले उनमें फूट डालो, डिवाइड एंड रूल, मतलब जातीय परंपरा की फूट डालो और क्या करो, आप उस पर राज करो। यदि कोई अभी किसी को पढ़ने के लिए, कोई किसी सुविधा के लिए आपसे पैसे मांगेगा तो कोई देगा नहीं, लेकिन भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर, जीसस के नाम पर, अल्लाह के नाम पर पैसे मांगेंगे, लोग बहुत सारे पैसे देना शुरू कर देते हैं। जो हमारी परंपरागत अंतर्गत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हमें क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। जैसे कि एक वाकया, एक किस्सा है कि चाणक्य जब युद्ध कर रहा था तो उसने अपने राज्य के लोगों से अपील की, कहा कि भैया हम युद्ध कर रहे थे, हमारे पास अब खाने पीने के लिए पैसे नहीं है। गांव वालों को कहा मदद करो, लेकिन गांव वालों ने, तो गांव वालों के लिए, मतलब उनके राज्य के लिए वो क्या लड़ाई कर रहा था, लेकिन कहा क्या, उसने क्या कहा, बाबा कि हमको मदद करो, तो गाँव के लोगों ने मदद करने से मना कर दिया। लेकिन चाणक्य बड़ा होशियार था। चाणक्य ने क्या किया कि एक सूखे कुएँ में भगवान शंकर का शिवलिंग ला के रख दिया। शिवलिंग जब ला के रख दिया और क्या कहा कि भगवान शंकर ने दर्शन दिया है, ओ जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। गांव के लोगों में खबर आग की तरह फैल गई और गांव के लोग आए और उन्होंने सोना, चांदी, प्रसाद जो क्या था उसमें डालना शुरू किया। पैसे से कुआं पूरा का पूरा भर गया। फिर चाणक्य ने कहा, देखा ये वही लोग हैं जिनके लिए मैं लड़ाई कर रहा हूँ। मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे दिए नहीं, लेकिन मैंने भगवान के नाम पे पैसे मांगे तो देखो पैसे का क्या हुआ, पूरा का पूरा कुआं भर गया। मतलब यहाँ जो हमारा भारतीय समाज है वो अंधविश्वासों में काफ़ी महत्व रखता है। तो एक ये एग्जाम्पल है। तो वही कहते हैं कि इसे हमें दूर रखना है। कमज़ोर हमारा घर है किंतु आ रही नई ज़िंदगी, यह विश्वास अमर है। जन गंगा में ज्वार, कहते हैं कि अभी आ रही नई ज़िंदगी। अब नई ज़िंदगी मतलब जो नई पीढ़ियाँ, आने वाली नई पीढ़ियाँ हैं, वो कहते हैं कि नई पीढ़ियाँ आ रही हैं, नए विचार आ रहे हैं, हमारे समाज का क्या होगा, नया चेतन होगा, नई पीढ़ियाँ आएंगी, नए विचार आएंगे तो हमारा भारत देश आज़ाद होगा। फिर कहते हैं यह विश्वास अमर है। जन गंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना,
पहुरुए तुम सावधान रहना। जनगंगा में मतलब जो नई पीढ़ियाँ है उसमें ज्वार का मतलब होता है बेटा हाई टाइड एंड लो टाइड। देखो ज्वार मतलब हाई टाइड और भाटा मतलब लो टाइड। समुद्र में जब पानी बढ़ता है उससे हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। ज्वार मतलब हाई टाइड। जब समुद्र का पानी घटता है तो वो क्या होता है, लो टाइड, भाटा कहते हैं। अब यहाँ ज्वार का मतलब एक और होता है, ज्वार का मतलब बुखार भी होता है। लेकिन यहाँ क्या बताया है कि जो आने वाली पीढ़ियाँ, नवयुवक जो हैं, वो नवयुवक में नए विचार आ रहे हैं और जनमानस और क्या हो रहा है, ये विचार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन विचारों से क्या होगा, भारत का पुनरुत्थान होगा और भारत आज नई दुनिया नई सीमा पे जाकर खड़ा हो जाएगा। यानी यहाँ कवि ने अपने इस 15 अगस्त कविता से भारत की आंतरिक, बाहरी, मानसिक और आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति को उजागर करते हुए हमारे समक्ष एक अच्छा उदाहरण दिया है। और ये कौन सी पुस्तक से लिया गया है? पुस्तक का नाम क्या है? धूप के धन काव्य संग्रह से लिया गया है। कविता आकर यहाँ ख़त्म होती है। आपने यहाँ पेज नंबर 11 पे देखो, रसस्वादन लिखा हुआ है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझते हुए प्रस्तुत गीत का रसस्वादन कीजिए। ये इम्पॉर्टेंट अभिव्यक्ति क्वेश्चन, पर्सनल ओपिनियन क्वेश्चन में देख लो। देखो, देश के विकास में युवकों का योगदान, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन आप करेंगे। और पेज नंबर 12 पे देखेंगे आप जो रस दिया हुआ है, रस, पेज नंबर 12 पर जो रस दिया है, ये रस को भी आप अच्छी तरह से करोगे। एग्ज़ाम की दृष्टि, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये रस। ठीक है। सो मुझे लगता है आपको कविता समझी होगी।